And as far as Maharashtra is concerned, I understand. एक तरफ मायावती, दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर, कांग्रेस की मुश्किल जरा बढ़ गई है। और उसी के बारे में पूछते हैं हम हमारे मित्र सुरेश चंद्र राजन जी से। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के सुरेश चंद्र राजन जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश चंद्र राजन जी। नमस्कार। नमस्कार सुरेश चंद्र राजन जी, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रकाश अंबेडकर साहब के, यानी बाला साहब अंबेडकर साहब के अलग होने की वजह से एमबीए को क्या धक्का लगा है, तकलीफ हुई है, या फिर सब ठीक है? राजन जी। पहले तो प्रकाश अंबेडकर की जो भूमिका है उस भूमिका को लेकर ना आज महाराष्ट्र में बहुत संभ्रम निर्माण हुआ है। एक तरफ प्रकाश अंबेडकर जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं और कुछ सर्टन सीटों के ऊपर वो कांग्रेस को समर्थन देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बोलते हैं कि शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन है, और एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते हैं कि शिवसेना के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। इसका मतलब प्रकाश अंबेडकर जी आज भी उनका जो दिल है, उनकी जो सोच है, उनकी जो इच्छा है वो महाविकास आघाड़ी के साथ रहने की है। और अभी उनके साथ बात चल रही है, और हमें ऐसे लगता है कि प्रकाश अंबेडकर जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अगर वो ऐसा करते हैं और आगे चलकर महाविकास आघाड़ी को तकलीफ पहुंचाने वाली अगर भूमिका लेती है, तो वो अंबेडकर विचारधारा और यहाँ के दलित समाज का अपमान होगा, और वो दलित समाज उनके इस भूमिका के लिए उनको कभी भी समर्थन नहीं करेगा सर। लेकिन पिछली मर्तबा भी प्रकाश अंबेडकर जी की वजह से, यानी बाला साहब अंबेडकर जी की वजह से कांग्रेस का बहुत नुकसान हुआ था सर। कांग्रेस और एनसीपी का, आपके काफी कैंडिडेट, आपके काफी उम्मीदवार जो हैं इन्हीं की वजह से हारे थे। नहीं तो जीत सुनिश्चित थी। इन्होंने वहां कैंडिडेट खड़े कर दिए जिसकी वजह से आपके वोट कट गए। राजू जी, ये बात सही है कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में महाविकास ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के कई 15-16 जगहों पे हमें वंचित की वजह से नुकसान हुआ था। लेकिन उस वक्त वंचित के साथ एमआईएम था और कई सारे ऐसे रीजनल जो छोटे छोटे पार्टियां, ये सारे एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। आज के तारीख में प्रकाश अंबेडकर जी की जो वंचित विकास आघाड़ी है, उनके साथ एमआईएम नहीं है, और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली संगठना उनके साथ नहीं है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि प्रकाश अंबेडकर अगर महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं तो उसका वो एक बोनस होगा, लेकिन अगर वो नहीं भी रहते हैं तो इंडिया गठबंधन को या महाविकास आघाड़ी को उसका ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। सुरेश चंद्र राजन जी, आप पूरे विदर्भ को देखोगे, बीजेपी ने जब भी विदर्भ में जीत हासिल किया है, मायावती के वोट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, जितना जो विनिंग मार्जिन है वो उतना मार्जिन मायावती के कैंडिडेट्स मींस उनको मिलता था, इतना वोट्स मिलता था। तो आज आपको पूरे विदर्भ में एक मायावती फैक्टर है और एक अंबेडकर जी का फैक्टर है, तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक विषय है। बिकॉज देखो, जिस प्रकार से बीजेपी ने वार किया है, जो उन्होंने किया कि पश्चिम महाराष्ट्र जहां शरद पवार जी स्ट्रांग है, वहां पर उन्होंने अजित पवार जी को तैयार करके उनका पूरा पावर को एकदम खत्म कर दिया है। कोंकण में उद्धव ठाकरे जी का बहुत बड़ा अच्छा व्यक्तित्व था, महत्व था। उधर अलग अलग केसरकर हो गए, उदय सामंत हो गए, गोगवले हो गए, ये नारायण राणे हो गए, वहां पर आपको बहुत चोट पहुंचा है, मींस एमवीए को चोट पहुंचा है, एमवीए को, बिकॉज तो ये आप इधर सब जगह आप देखो, जहां जहां आपका स्ट्रेंथ है वहां पर बीजेपी ने प्लानिंग के माध्यम से आपको एकदम खत्म करने के पूरे प्लान बना के, जिस प्रकार से, तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? बिकॉज विदर्भ में आपका अच्छा एक स्ट्रांग होल्ड है, विदर्भ भी आपका स्ट्रांग होल्ड है, पर मायावती वहां पर आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये पिछले 6 महीने पहले जो पंचायत समिति के इलेक्शन हो गए, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो गए, जिला परिषद के इलेक्शन हो गए, इन सारे चीजों में
मायावती या प्रकाश अंबेडकर जी कभी भी महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं थे। उन्होंने अलग से वहां पे अपनी भूमिका ली थी, वो अलग से चुनाव लड़े थे। उसके बावजूद भी विदर्भ में हो या मराठवाड़ा में हो, महाविकास आघाड़ी और पर्टिकुलरली कांग्रेस नंबर 1 रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस विदर्भ ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। और आज भी जो बाई इलेक्शन हो गए वहां पे, वो सारे के सारे उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से कांग्रेस के विदर्भ का नेतृत्व वहां पे काम कर रहा है, या महाराष्ट्र के सारे नेता एकजुट होकर जिस तरह से विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कोंकण हो, नासिक विभाग हो या मुंबई हो, ये सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पिछले से कई ज्यादा गुना ताकत के साथ लड़ेगी और रिजल्ट भी आप अच्छा देखोगे सर। 17 सीट जैसे उद्धव ठाकरे जी ने अनाउंस कर दिया जी, तभी शरद पवार जी ने आलोचना किया, बोले कि मैं चाहता था कि तीनों एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब एक साथ सीट्स का ऐलान करें। कांग्रेस के श्रेष्ठ नेतृत्व भी यहां पर आएंगे और एक बहुत बड़ा फंक्शन करके, मगर उद्धव ठाकरे जी नहीं सुना। उद्धव ठाकरे जी ने 17 सीट अनाउंस कर दिए। नाना पटोले जी और कांग्रेस, आपके सीनियर लीडर्स पृथ्वीराज चौहान, सभी ने थोड़ा आक्षेप, जिस प्रकार से आलोचना किया कि इतने घाई में क्यों कर, जो सीट में हम लोग चर्चा भी कर रहे थे उसको डिक्लेयर कर। तो आगे जाके क्या, जहां शरद पवार जी नाराजगी, पृथ्वीराज चौहान जी, नाना पटोले जी ने कुछ ऐसे व्यक्त किए कि वो ठीक नहीं हुआ, तो क्या ये कोलिशन धर्मा आगे ले पाएंगे? एनडीए एकजुट होगा क्या? सुरेश चंद्र जी, आपके सामने खुद इकट्ठा होना सबसे बड़ा चैलेंज है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो कल जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने जो 17 लोगों का जो लिस्ट का अनाउंसमेंट किया, उसमें से जैसे साउथ सेंट्रल की जो सीट है या सांगली की सीट है, इन सारे सीटों के ऊपर हम लोग का निगोशिएशन चल रहा था। और वहां पे एक साथ बैठ के उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल सकते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने, जो महाविकास आघाड़ी का जो धर्म होता है उसका पालन करने की आवश्यकता थी, उन्होंने घाई में डिसीजन लिया। और उसके ऊपर स्पेशली शरद पवार तो नाराज है ही है, लेकिन कांग्रेस के आपने सारे वरिष्ठ नेता देखा होगा, विजय वडेट्टीवार जी हो, नाना पटोले जी हो, वर्षाताई गायकवाड़ हो, बाला साहेब थोराट हो, या कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने इसमें खुला आके यहाँ पे उसका विरोध किया है और वो नाराजगी हुई है। और जिस 17 नंबर का जो सीट है, जो जिसके ऊपर अनिल देसाई का नाम उन्होंने वहां पे दिखाया है, ये जो मतदार संघ है साउथ सेंट्रल का, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से हमारे लोक नेता एकनाथराव गायकवाड़ जी ने 2 बार इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन के देश में इस मतदान का प्रतिनिधित्व किया है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें, ये साउथ सेंट्रल की जो सीट है वो कांग्रेस की सीट है, और हम आखिर तक वो सीट के लिए फाइट करते रहेंगे। और हमें ऐसे लगता है कि उद्धव ठाकरे साहब को जो ये सांगली और साउथ सेंट्रल की सीट है, उसके ऊपर उनको पुनर्विचार करना चाहिए सर। मुझे ऐसा लगता है कि अनिल देसाई साहब का नाम जान के दिया ताकि वो विड्रॉ कर सके, मुझको ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है। आपने बारीकी से बजाज सर, आपने बारीकी से अगर उनको लिस्ट जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उस लिस्ट में शिवसेना का जो लेटर ऐड है उस पे केवल 16 लोग के नाम प्रिंट किए हुए हैं जी। और वो ट्वीट या फेसबुक के माध्यम से जब वो पुटअप करते हैं तो उसके ऊपर 17 नंबर पे टाइपिंग करके नाम हाथ से लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने, ये एक उनका जुमला हो सकता है जी, आपको प्रेशर में डालने के लिए, कि ताकि आप थोड़ी और सीख देते हैं इस तरफ, लगे सर आज। लेकिन एक चीज बताएं सुरेश चंद्र राजद जी, चलो ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात हो गई, यहाँ की बात हो गई। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने 2 भारत जोड़ो यात्रा करी, एक भारत जोड़ो यात्रा, एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और आपने एज ए कांग्रेस पार्टी आपने कुछ वादे किए हैं। सबसे पहला वादा जो है वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप री इंट्रोड्यूस कराएंगे। दूसरा वादा ये है कि जितने भी आज की तारीख में ओहदे खाली पड़े, वैकेंसी है सरकारी, वो सारे आप फिल करेंगे। तीसरा, अग्निवीर स्कीम जो है उसको स्क्रैप करके जो भी अग्निवीर हैं उनको प्रॉपर परमानेंट रिक्रूटमेंट में फौज में लिया जाएगा, ये भी आपने कहा है। आपने साथ में ये भी कहा है कि महिलाओं को एक्स अमाउंट 18 साल की उम्र से जितनी भी ज़्यादा हैं उनको एक वजीफा दिया जाएगा हर महीने का। अब सर, जब इसके बारे में पूछा जाता है कि इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसका क्या जवाब है?
राजीव जी, आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये जो कांग्रेस ने जो ये गारंटी दी है ना, ये राहुल गांधी जी ने जो दो भारत जोड़ो, एक पहले चरण में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का पूर्ण किया, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उन्होंने पूरी की। इन सारे प्रक्रिया में जिस जिस जगह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, जहां जहां से गई, वहां पे लोगों को मिलने के बाद लोगों के जो अनुभव थे, लोगों के जो प्रॉब्लम होते, लोग क्या चाहते हैं, इसका असेसमेंट करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की ये न्याय योजना लाने का काम किया है। जी। और आपने देखा होगा, आज देश के प्रधानमंत्री वो खुद की छवि लोगों के सामने क्लीन एंड नीट रखने के लिए, लोगों के सामने मोदी का चेहरा रोज रोज दिखना चाहिए, इसके ऊपर करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह के जो अनवांटेड बजट जहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये इस तरह के जो सारे पैसे हैं, ये लोगों के बेटरमेंट के लिए, ये न्याय योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग उसमें लाएंगे। और आपने ओल्ड पेंशन योजना की बात की सर, आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार जहां जहां थी, वहां पे कांग्रेस ने ये पुरानी जो पेंशन योजना है उसको अमल में लाया है सर। और कांग्रेस ने जो वादा किया था विधानसभा चुनाव के पहले, जहां जहां उनकी सरकार आई, वहां पे हम लोगों ने ये ओल्ड पेंशन योजना को इम्प्लीमेंट किया है सर। जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो आपने गारंटी दी हैं वो आप पूरी फुलफिल करेंगे। हाल ही में 1 या 2 दिन पहले आपके कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि राहुल गांधी जी का वादा है कि असली अच्छे दिन वापस आएंगे। अब ये असली अच्छे दिन कौन से हैं वो भी बता दें सर। असली अच्छे दिन मतलब जहाँ पे लोग लोकतंत्र और इस हमारी जो यहाँ का जो संविधान है, उस संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को सुरक्षित रखने का सर अच्छे दिन है। यहाँ पे लोग आज के तारीख में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं सर। आज आपने देश का माहौल देखा होगा, जहाँ पर लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है सर। और जो जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। आपने देखा होगा 4 दिन पहले महाविकास आघाड़ी के अमोल कीर्तिकर हो, या ये हमारी कांग्रेस की रामटेक की कैंडिडेट है बर्वे, ऐसे लोगों को परेशान करने का काम शुरू कर दिया सर। अनिल देसाई का जैसे नाम यहाँ पे डिक्लेयर होगा, उनके पीए को सर ईडी का नोटिस चला गया सर। ऐसे ये लोग लोगों को हैरान करने का काम कर रहे हैं। और आज इस देश का युवा रोजगार मांगता है सर, रोजगार उनको मिलता नहीं है। आज आपने वो स्टेटमेंट देखी होगी, मोदी सरकार की जो आर्थिक सलाहकार है सर अनंत नागेश्वरन, उन्होंने कहा है कि सरकार बेरोजगारी जैसी समस्या का हल नहीं कर सकती। और ये बयान से साफ होता है कि मोदी सरकार जो है ना सर, ये रोजगार देने के पास उनके पास कोई विजन नहीं है सर। तो हम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के एक विजनरी सोच को लेकर हम इस न्याय योजना को लेकर आए हैं, और हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, लोगों को अच्छा हेल्थ देना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, यहाँ पे लोक संख्या के आधार पर लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये सारी भूमिका लेकर हम चल रहे हैं, और जब हम लोग ये सारी योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे, यही इस देश के अच्छे दिन होंगे सर। यहाँ पर एक और चीज़ है प्रदीप जी, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ जरा। सुरेश चंद्र राजन जी ये बताएं कि ये देखा गया पिछले 10 बरस में जो मोदी जी की सरकार जो है, मोदी जी का जो कार्यकाल है, जो उन्होंने एक बड़ा इम्प्रेसिव रिकॉर्ड, उन्होंने बड़ा प्रभावशाली रिकॉर्ड उन्होंने पब्लिश किया है कि भाई हमने ये किया ये किया ये किया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दलित समाज के ऊपर, दलितों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनमें इजाफा हुआ है, उसमें इंक्रीज हुआ। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के फैक्ट्स और फिगर्स हैं, मेरे नहीं हैं। तो आपकी सरकार अगर मान लीजिए आ जाती है तो आप उस विषय में क्या करेंगे राजन जी? सर मैं देखो, ये आज के जो केंद्र में बैठी हुई सरकार के लोग हैं ना, ये सारे उस विचारधारा से बिलोंग करते हैं सर, जिन लोगों ने दलित समाज को कभी भी इंसान का दर्जा नहीं दिया है जी। उनके जो मूलभूत हक है उनको नकारने का काम किया है। आज अभी 5-10 मिनट पहले आपके टीवी शो पे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। वो पूछ रहे थे कि राहुल गांधी जी लोक संख्या के आधार पर लोगों को भागीदारी देने की बात करती है, इन्होंने कितने एससी समाज को न्याय देने का काम किया।
मैं उस प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सर। और आपने देखा भी होगा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, या जो हमारी कोर कमेटी है, उसमें आप देखोगे तो कई सारे नेताएं शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एसटी, एनटी और अल्पसंख्यक समाज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि यस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दलित समाज के ऊपर दंगे हुए हैं, उनके ऊपर अन्य अत्याचार की संख्या बढ़ी है, और इसके लिए बीजेपी आरएसएस के नेता कार्यकर्ता जवाबदार है सर। ये सार्वजनिक रूप से इसको दंगे भड़काने की बातें करती है, दलित अत्याचार का समाचार समर्थन करते हैं, महिला अत्याचारी को संरक्षित करने का काम करते हैं, जिसके कारण दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर आज देश में जो हिंसा हो रही है उसका प्रमाण अधिक है सर। यानी सुभाष सुरेश चंद्र राजन साहब, जहां तक मोदी साहब का कहना है कि 10 साल में हमने इस देश का काया पलट किया है, 10 साल इस डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे परिवर्तन लेके आए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मोदी साहब के कार्यकाल में हुआ है। मोदी साहब कहता है कि संस्कृति को भी बचाया हूं मैंने, महाकुंभ भी है और स्टार्टअप का महाकुंभ भी है, 10 साल का मैंने काम है, काम का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने है, 25 साल का रोड मैप बनाए हो, 2047 विकसित भारत का रोड मैप बना के, और जीतने के बाद 100 साल का प्लान क्या होगा थर्ड टर्म का, वो भी मैं लेके सबको लेके समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं। तो ये कैसे एक जो पूरे प्लानिंग के तरह से चल रहा है मोदी जी, 10 साल का काम का रिपोर्ट कार्ड, 25 साल का रोड मैप, 100 साल जो जीतने के बाद वो प्लान दिखाएंगे, तो कैसे आप मुकाबला करोगे सुरेश राजन साहब? प्रदीप जी, आपने अभी ये सारी चीजें जो गिनाई, ये सारी भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो अलायंस में पार्टी के लोग हैं उनके मुंह से सुनने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है सर, लेकिन इनमें से कोई काम लोगों के रिलेटेड ये लोग करते नहीं है। आप और हम मुंबई शहर में रहते हैं, मुंबई में 2 दिन पहले एक हमारा डिबेट चला बोरीवली में, मागा थाने में, वहां पे था मुद्दा था कि उत्तर लोकसभा जो है उत्तर मुंबई का, उस लोकसभा के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। वहां पे ये लोग जब लोकल मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे थे, वहां के स्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे लोगों को अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, लाइट का इश्यू है, रास्ते का है, तो उस वक्त इनके प्रवक्ता नेता जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, धारा 370 की बात कर रहे थे। इसका मतलब ये बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन लोगों के लिए कुछ काम करते नहीं है। और आप जो देख रहे हैं, ये मोदी सरकार थर्ड टर्म का जो प्लान बताते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि थर्ड टर्म का जो प्लान है उनका, वो जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जो देश का सत्यानाश किया है, 10 काल जो अन्याय काल रहा है उनका, इस अन्याय काल को, इस सत्यानाश काल को लोग आप कंटाल गए हैं और लोगों ने ठान लिया है सर। आप कहीं भी जाओ, किसी गांव में जाओ, किसी बस्ती में जाओ, मोदी का चेहरा भी देखते हैं तो लोग गाली देना शुरू करते हैं सर। इसलिए आपने को एक मैं बताना चाहता हूँ, ये उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल, ये जिन्होंने गोपाल शेट्टी ने 5.5 लाख वोटों से पिछला चुनाव जीत के आए थे, ऐसे सांसद को उन्होंने रिप्लेस करके वहां पे पीयूष गोयल आए हैं। और उन्होंने कल एक भाषण में कहा कि ये मैं अगले 5 साल में उत्तर मुंबई को स्लम फ्री मुंबई करूंगा और ये मेरी गारंटी है। इसका मतलब क्या है कि लोगों को मोदी गारंटी पे अभी भरोसा रहा नहीं है, इसलिए पीयूष गोयल जी वहां पे उत्तर मुंबई के लोगों को गोयल की गारंटी देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल से उनको बताना चाहता हूं कि जहां पर लोगों को मोदी गारंटी पे ही भरोसा नहीं रहा है, तो ये पीयूष गोयल की गारंटी को लोग नहीं मानने वाले हैं। और ऐसा ही हाल सारे लोकसभा क्षेत्र में है सर, लोग इनके खिलाफ है और लोगों ने ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना है। एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूं सर आपसे, जरा ध्यान से सुनिए। गुरदास कामत जी और उसके बाद आप ही के बड़े अच्छे मित्र कृपाशंकर सिंह जी, जो अभी बीजेपी के कैंडिडेट हैं जौनपुर में, ये दोनों लोग एमआरसीसी के प्रेसिडेंट थे, यानी मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट। इन दोनों के कार्यकाल में आपने यानी कांग्रेस ने मुंबई की 6 की 6 सीट, मतलब 5+1 सारी सीटें आपने जीती, कांग्रेस एनसीपी ने। अभी लोग
वर्षाताई गायकवाड़ से उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक बार फिर वो उसको दोहराएंगी। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? राजन जी, जरा आप हमें बताएं। राजीव जी, वर्षाताई गायकवाड़ मैडम ने जिस दिन से मुंबई कांग्रेस की कमान संभाली है, आपने जी। देखा होगा मुंबई कांग्रेस में एक नया माहौल बनाने का काम किया है, जी। कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा देने का काम किया है, जी दिया। कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने का काम किया है। और वर्षा गायकवाड़ जी ने जिस दिन से मुंबई कांग्रेस का पदभार संभाला है, उस दिन से लेके वर्षा गायकवाड़ रोज बस्ती में जाकर लोगों के बीच में जाके रास्ते पे उतर कर लोगों के जो इश्यूज है उसके ऊपर संघर्ष कर रही, लड़ रही है। और उसके कारण कार्यकर्ताओं में एक नया आत्मविश्वास निर्माण हुआ है सर। और उसका कारण है कि आज हम सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हम वर्षा गायकवाड़ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है सर। हम इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के जितने भी मुंबई में 6 की 6 सीट आती है, वो 6 के 6 सीट जीतने का हम लोगों ने संकल्प किया है और कार्यकर्ता उसके लिए सर तैयारी के साथ रास्ते पे उतर चुके हैं सर। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राजनाथ सिंह जो स्टेटमेंट दिया उस पे अग्निवीर स्कीम्स पर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई गलतियां हो या कोई जो एक्ट ऑफ ओमिशन वगैरह है या कोई डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को सरकार विल फुलफिल द ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स अग्निवीर, और अग्निवीर स्कीम को और स्ट्रांग और अच्छा बनाने के लिए अगर कोई कदम उठाना है तो सरकार तैयार है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि ये क्लियर कट दिखा रहा है कि ये स्कीम चला नहीं है, ये स्कीम फेल है, ये युवाओं पर धोखा हुआ है और ये कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं करेगा। 4 साल आपने युवाओं को जिस प्रकार से लिया और 1.5 लाख लोग जो इससे अफेक्टेड है उसके लिए कांग्रेस ने हमेशा आवाज उठाया है। तो क्या ये बहुत बड़ा विफलता माना जाएगा कि अग्निवीर स्कीम को जिस प्रकार से इनकॉर्पोरेट करके राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि अगर कुछ खामियां है तो उस चीज को मैं पूरा ठीक करने का कोशिश करूंगा। हाउ डू यू सी दैट? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वेरी स्ट्रांगली कंडेम्ड किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भूमिका है ना सर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता है जो पूरा देश की सिचुएशन को समझते हैं सर। और जिस तरह से मोदी सरकार, ये अग्निवीर एक मात्र ऐसी स्कीम नहीं है सर, मोदी सरकार ने शुरू किए ऐसे कई सारे स्कीम है सर। वो स्कीम में सरकार पूरी तरह से असफल रही है वो, और उनका फेल्यूर है सर वो, और उनको अभी रियलाइज हो रहा है कि हमने वो मिस्टेक किया है जिसकी कीमत उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ेगी सर। ये उतना ही नहीं सर, ये तो अग्निवीर की बात हो गई। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी हो या मोदी सरकार ना सीना ठोक के बोलते हैं हमने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया है, लेकिन सर ये सीना चौड़ा करने वाली बात नहीं है। अगर देश के 80 करोड़ जनता मुफ्त का अनाज ये मोदी सरकार से लेके खाती है, मतलब इतनी बेरोजगारी या इतनी गरीबी हमारे देश में है सर। और आप इन 80 करोड़ जनता को रोजगार देने के बजाय, उन लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बजाय उन लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के बजाय आप क्या कर रहे हो, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में खाना देकर उनको अपाहिज बनाने का काम कर रहे हो। और ये सारी मोदी सरकार की विफलता है सर, और ये उन लोग को रियलाइज हो रहा है और लोग फ्रस्ट्रेट है सर, लोग परेशान है मोदी सरकार की इस नीति को। हाँ, मोदी सरकार ने अगर 10 साल में कोई अच्छा काम किया है तो वो भांडवलदारों को जो पहले अमीर थे उनको और अमीर बनाने की नीति लेके आए और उनको काम करना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ सर। कल मैं आपको बताता हूँ, मुंबई शहर में फॉरेस्ट के लैंड पे कई सारी स्लम्स बैठे हैं सर। जो स्लम्स, बारिश आती है तो उनके घर में पानी जाता है, पूरा झोपड़ा उनका पानी के साथ भर जाता है जी। कई बार उसको आग लगती है, और जब उनका रिहाब करने की बात आती है, उनको पुनर्वसन करने की बात आती है, तो ये लोग बोलते हैं कि वो फॉरेस्ट की लैंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लैंड एक्विजिशन में कई दिक्कत आते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन धारावी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा सर, जहाँ पे अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, अदानी को धारावी रीडेवलपमेंट के माध्यम से फायदा पहुंचाने के लिए उनको अकेले को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और धारावी में रहने वाले लोग रेलवे की जो जमीन है वहां पे रिहाब करने का प्लानिंग किया जाता है और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है। और आश्चर्य की बात है कि रेलवे की जमीन है, और आपको मालूम होगा कि अगर इस देश में कोई भी लैंड अक्वायर करना है तो सबसे मुश्किल काम रेलवे की जमीन है।
लेकिन वहां पे इमीडिएट 2 महीने के अंदर में रेलवे की जमीन एक्विजिशन का प्रक्रिया पूरा होता है और उनको एक सर्टेन अमाउंट रेलवे के अकाउंट में जमा भी किया जाता है। इसका मतलब ये गरीब लोगों के लिए, ये झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए भू संपादन की प्रक्रिया करने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे भांडवलदारों को फायदा पहुंचाना है वहां पे वो ऐसे निर्णय लेते हैं, वो कानून बनाते हैं और उसको काम करने का काम करते हैं। सर चलते चलते सर ये भी बताते जाएं आप, सुरेश चंद्र राजन जी, सुनने में यह आया है कि अजीत दादा पवार साहब जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, अजीत दादा पवार खुद क्या सोच रहे हैं इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, मेरी उनसे आजकल कोई बातचीत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि एक ना एक दिन मेरा फ़ोन उठा लेंगे। उनके जो आसपास के जो लोग हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो बड़े अपने आप को बड़ा बेइज्जत महसूस कर रहे हैं कि यार हमारी इतनी बड़ी पार्टी, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के बीजेपी के पास आए और हमें सिर्फ 4 सीट दे रहे हैं। ऐसा कुछ सुना है आपने? ये तो सुना है और मैंने आपके कुछ दिन पहले मैं एक डिबेट में था, गांधी यहाँ पे उनके एक प्रवक्ता है अजित गुप्ता। आपके बात वही है सर, मुकेश गांधी हैं जी, बोलिए। हाँ, मुकेश गांधी जी है, तो वो भी यही बोल रहे थे। उन्होंने एनसीपी से बाहर शरद पवार का साथ छोड़ने का उन्होंने रीजन बताया था कि शरद पवार के साथ जब थे तो हमारे सांसद जो है ना 4 से ज्यादा कभी नहीं आए, तो ये झूठ बोल रहे थे और बोल रहे थे कि अजीत दादा अभी शिंदे गुट के साथ बीजेपी के साथ आए तो कम से कम 8 से 10 सांसद हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, देखो, पवार फैमिली हो या राष्ट्रवादी को खत्म कर दिया था। अजीत पवार की जो लीडरशिप थी, जो मराठा समाज को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नेता को उन्होंने खत्म किया, राष्ट्रवादी को खत्म किया। और आज के तारीख में राष्ट्रवादी का अजीत पवार साथ के रहने वाला एक भी नेता खुश नहीं है सर। लेकिन अजीत पवार का सबसे बड़ा सिंचन घोटाले का मुद्दा है। उनको मालूम है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर साथ छोड़ेंगे, दूसरे दिन उसको ईडी का नोटिस आ जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर वो जेल में चले जाएंगे। इसलिए वो हसन मुशर्रफ को देखिए, अनिल देशमुख को देखिए, सुनील तटकरी को देखिए, जितने भी घोटालेबाज राष्ट्रवादी के नेता है, ये आपको मालूम होगा, ये प्रफुल्ल पटेल का तो अंडरवर्ल्ड के कई लोगों के साथ नाम भी जोड़ने का काम किया था। ये सारे लोग आज अपने अपने सेफ्टी के लिए, उनको लोगों की पड़ी नहीं है सर, पार्टी की पड़ी नहीं है, अपने बचाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर उनके एक भी सीट नहीं मिलता है तो भी अजीत पवार बीजेपी के साथ ही रहेगा सर, ये उनकी मजबूरी है सर। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर द इलेक्शंस। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। वेल, we've got